पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। तस्वीर काफ़ी पुरानी है, उसके रंगों से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन इतनी भी कदीम नहीं कि तुम उसे 100 साल पुरानी कह सको। तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा कि यह तस्वीर किसी के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। शीतल को अगर ये लिबास पहना दिया जाए तो क्या वो इस तस्वीर की तरह नहीं हो जाएगी? हाँ, मेरा भी यही अंदाज़ा है। और मैं तुमसे ये कह चुका हूँ कि कोई इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहा है। आओ, मेरा ख्याल है कि बैठकर बातें करेंगे। वसंत सिंह किरण कौर के साथ वापस आ गया और हम सोफे पर बैठ गए। पिदमा ने वाकई बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया था और मैं इस बात से खुश था कि उसने उन लोगों को ज़रा भी मौका नहीं दिया था। उसकी निगाहें अब भी पिदमा का और मेरा जायज़ा ले रही थी। मैंने शदीद हैरत का इज़हार करते हुए कहा, अब इस रात से पर्दा उठा भी दो सनत सिंह। ये बात तो साबित हो गई, बल्कि तुमने खुद इसका एतराफ़ कर लिया कि तुम बिला वजह हमारी तरफ मतवज्जा नहीं हुए। और वो कौन शख्स है जो इस तस्वीर में दिलचस्पी ले रहा है? ये एक लंबी कहानी है डियर सुंदरलाल। मैं तुम्हें मुख्तसर अल्फाज में एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ सवालात भी ज़रूरी हैं। ज़रूर, और मैंने जवाब दिया। बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बातें जानबूझकर करना होती हैं। अशोका जैसे होटल में क़याम करने वाले माली तौर पर कमज़ोर तो नहीं होते, लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे माली हालात कैसे हैं। बहुत अच्छे नहीं, लेकिन इत्मीनान बख्श, मैंने जवाब दिया। अगर तुम्हें मज़ीद इत्मीनान हासिल हो जाए तो क्या हर्ज है? वो पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराता बोला, मतलब थोड़ा सा काम और उसके इवज़ लाखों रुपए, क्या तुम पसंद करोगे? काम की नोयत मालूम हो जाए तो जवाब दिया जा सकता है। तुम इससे इनकार नहीं करोगे कि वसंत सिंह कि एक ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे से पूरी तरह मुतमिन हो और अपने तौर पर एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हो, किसी खतरे में पड़ना पसंद नहीं करेगा। मेरे अपने जो वसाइल हैं उन्हीं के तहत मैं अपनी धर्मपत्नी को खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा कोई काम बन जाए और मुझे कुछ मिल जाए तो उससे मैं बुरा भी नहीं समझता, बशर्ते कि उसमें कोई खतरा ना हो। खतरा? वसंत सिंह पुरजोश अंदाज में बोला, तुम वसंत सिंह को नहीं जानते सुंदरलाल। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, इतने लंबे कि उनकी लंबाई का तुम्हें अंदाज़ा हो जाए तो तुम उससे दोस्ती पर नाज करोगे। मेरी जान, एक ऐसी पार्टी मेरे चुंगल में है जो शीतल या उसकी हमशक्ल को हासिल करना चाहती है। हम अगर एक प्रोग्राम बनाकर उस पार्टी को मुतमिन कर दें तो यकीनी तौर पर हमारे कब्ज़े में इतनी रकम आ जाएगी कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए की पेशकश करता हूँ, और अगर तुम मेरे साथ काम करने पर आमादा हो जाओ। ये बहुत बड़ी रकम है और उसके लिए ख़तरा भी मोल लिया जा सकता है, लेकिन तुम बगैर किसी परेशानी के उस काम की तफसील बताओ। एक बात का तुमसे वादा किया जा सकता है, वो ये कि अगर ये काम हमें उतना ही ख़तरनाक लगा कि हम उसे करने से घबराए तो तुम्हें इनकार ज़रूर कर देंगे, लेकिन तुम्हारा ये राज कभी हमारे सीनों से बाहर नहीं जाएगा। मुझे इत्मीनान है और मैं ख़ुद भी इन्हीं शरात पर तुमसे सौदा करना चाहता हूँ। जिस पार्टी को इस तस्वीर की हमशक्ल लड़की की ज़रूरत है वो बहुत बड़ी पार्टी है और नेक नाम तस्वर की जाती है। बहुत पहले की बात है कि मुझसे इस सिलसिले में उनकी गुफ्तगू हुई थी और ये तस्वीर उसी वक्त मेरे हवाले की गई थी, और मैंने उनसे मालूम करने की कोशिश भी की कि उन्हें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई। तो मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया गया, बस ये कहा गया कि अगर मैं उसे तलाश करके उनके हवाले कर दूं तो वो उसके लिए मुझे बहुत बड़ी रकम पेश कर सकते हैं। मैंने इब्तिदा में बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सका। मुझे कोई तफसील नहीं बताई गई थी। फिर मैंने ये तसव्वुर छोड़ दिया और उस दिन तुम लोग इत्तफाक ही से मुझे नज़र आ गए। मैंने किरण कौर से कहा कि क्या ये लड़की उस तस्वीर की हमशक्ल नहीं? तो किरण कौर ने भी इसकी तस्दीक कर दी और इसमें कोई शक नहीं कि हम किसी भी तरह तुम लोगों को इस बात पर मजबूर करना चाहते थे कि तुम हमारी ये पेशकश कबूल कर लो, लेकिन अगर ये काम दोस्ताना बुनियाद पर हो जाए तो इससे अच्छी और दोस्ती कोई बात नहीं। मैंने बाद में यही फ़ैसला किया कि खुद तुम्हें भी इस राज में शरीक कर लिया जाए,
लेकिन उसके लिए मेरे और मेरी पत्नी के दरमियान और तजवीज़ तय पाई थी। हमने ये सोचा था कि पहले तुम्हें ये तस्वीर दिखा दी जाए और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जाए कि क्या शीतल जी वही लड़की हैं जिसकी तलाश थी, या फिर सिर्फ ये इत्तेफाक है। अगर शीतल जी वही होती तो यकीनन तुम लोग इस तस्वीर को देखकर हैरान होते, हमारे बारे में सोचते, लेकिन ये अंदाज़ा बासानी हो गया कि तुमने इस तस्वीर को देखकर हैरत का इजहार ज़रूर किया, लेकिन उससे अपनी कोई शनासाई ज़ाहिर नहीं की, जिसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है कि तो फिर क्यों ना हम इस इत्तेफाक से फ़ायदा उठाएं। सुंदरलाल जी, मैं तुमसे एक बात का वादा करता हूँ, इन्हीं उनके हवाले कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही हम इस बात का भी पूरा ख्याल रखेंगे कि कोई नुकसान ना पहुँचने पाए, और इनसे हमारा बेहतरीन ज़रियों से रब्ता रहेगा। और अगर उन लोगों के कब्ज़े में पहुँचने के बाद शीतल जी को कोई ख़तरा महसूस हुआ तो फ़ौरन, और अगर ना हुआ तो कुछ दिन के बाद शीतल जी को वहाँ से वापस सासर कर लिया जाएगा। इस दौरान हम रकम वसूल कर चुके होंगे और फिर उस रकम का आधा हम लोग आपस में तकसीम कर लेंगे। क्यों शीतल, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? उसने शीतल से पूछा। अगर मेरे लिए ख़तरा मोल लाकर ये रकम हासिल करना ही है तो तुम लोग जानो, और मैं इस मामले में खुद कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। बस मेरी ज़िंदगी को कोई ख़तरा पेश नहीं आना चाहिए, और अगर सुंदर जी को मेरे ज़रिए इतनी बड़ी रकम हासिल हो सकती है तो मैं इससे इनकार भी नहीं करूँगी। नहीं शीतल जी, आपकी ज़िंदगी के लिए कोई ख़तरा मोल लेकर हम 10 करोड़ भी पसंद नहीं करेंगे। मैं सच्चे दिल से आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं। जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें एक मफाद ज़रूर है, मगर ऐसे नहीं कि उस मफाद पर अपने आप को भीन चढ़ा दिया जाए। जहाँ तक आपकी किसी तकलीफ़ का मामला है तो आप उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। एक एक लम्हा आपकी निगरानी की जाएगी और हम ज़िंदगी की कीमत पर यह काम करेंगे। अगर आपको इत्मीनान हो तो ठीक है, ये एक तजवीज़ थी जो पेश कर दी गई, और अगर आप ये महसूस करती हैं कि इसमें ज़िंदगी को ख़तरा है तो फिर मजबूर नहीं किया जाएगा। दौलत तो कमाई जा रही है और कमाई जाती रहेगी। हम आपकी ज़िंदगी की कीमत पर कोई दौलत नहीं चाहिए। मुझे मंजूर है, शीतल ने जवाब दिया। वैसे हम दोनों ही सनसनी महसूस कर रहे थे। मैंने वसंत सिंह से पूछा कि जब हमारे दरमियान ये मुआहदा हो चुका है कि काम उसी अंदाज में करेंगे जिसमें तुम चाहते हो, तो कम से कम ये तो बता दो कि वह पार्टी कौन है और शीतल को कहाँ ले जाना होगा। ये मालूम हो जाए तो हम अपने तौर पर भी सोच समझ सकें। वसंत सिंह ने किरण कौर की तरफ देखा और किरण कौर ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, अब इसमें कोई हर्ज भी नहीं। वैसे भी मेरा ख्याल है कि सुंदरलाल जी किसी भी कीमत पर हमसे बदअहदी नहीं करेंगे। नहीं, इसका कोई चांस नहीं, तुम लोग इत्मीनान रखो, मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। हम एक कदीम रियासत गंडापुर जाना होगा। गंडापुर के दीवान हरेश चंद्र जी ने यह पेशकश की है। मैंने और शीतल ने बीक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। शीतल गर्दन हिलाते हुए बोली, ताज्जुब की बात है, मगर जैसा आप लोग फैसला करें। वसंत सिंह हमें होटल छोड़ने आया और मैंने सबसे पहले रामीज से रब्ता कायम किया और कहा, कहो रामीज, इस नए हंगामे के बारे में क्या कहते हो? जारी रखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वसंत सिंह इस वक्त जो कुछ कह रहा है उसमें कोई झूठ नहीं। उसने तुम्हारे सामने बिल्कुल सच बोला है। जहाँ तक पिदमा की हिफाजत का मामला है उसके लिए भी इत्मीनान रखो, उसकी ज़िम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर ये बात है तो मैं मुतमईन हूँ। पिदमा मुझसे कहने लगी, ये नया नाम सामने आया है मंसूर, गंडापुर, और मैं इससे पहले इस नाम से वाकिफ़ नहीं थी। ये दीवान हरेश चंद्र जी कौन हो सकते हैं और उन्हें मेरी ज़रूरत क्यों पेश आ गई, ये तो बाद में ही मालूम हो सकता है। लेकिन तुम ये ख़तरा मुँह लेने के लिए तैयार हो? इसे ख़तरा ना कहो मंसूर, मैं अपनी शिनाख्त ही तो चाहती हूँ। पहुँच जाने दो मुझे गंडापुर, ये मालूम तो हो कि आखिर किसी को मेरी क्या ज़रूरत पेश आ सकती है और उसकी वजह क्या है। मैं पिदमा के अल्फाज की गहराई पर गौर करने लगा था। पिदमा मुझ पर मुकम्मल एतबार कर चुकी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को शोहर और बीवी की हैसियत से लोगों को मुतारफ़ कराया था। ये एक आर्जी ज़रूरत तो थी, लेकिन मैं बारहा पिदमा के चेहरे पर ऐसे तासरात देखे थे जैसे ये अल्फाज सुनकर उसे बुरा ना लगता हो। औरत ख्वाह कुछ भी हो, बात चीज़ों से बहुत मुतासर होती है। पिदमा भी इस वक्त अपने आप को इस एहसास से बाज नहीं रख पाई जब उसका तारफ़ मेरी बीवी की हैसियत से किसी से होता और उसके चेहरे पर ऐसा हजाब फैल जाता जिसमें नागवारी के तासरात नहीं होते थे। उसके चेहरे का गुलाबीपन उसकी कफ़ियत का मज़हर होता था कि वो इन अल्फाज से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। आज भी पिदमा पर कुछ ऐसी ही कफ़ियत आ रही थी
वसंत सिंह से मुलाकात के बाद उसके अंदर एक अजीब सा एज़तराब नमूदार हो गया। बहरतौर मैंने एक गहरी सांस लेकर पाँव फैला दिए। रामीस ने मुझे कहीं का ना छोड़ा था, मगर गौर करता तो कसूर रामीस का नहीं था, ये तो सब तकदीर के खेल थे। कैसी अनोखी और दिलचस्प बात थी। अब तो उसके बारे में सोचते हुए या उसका तज़किरा करते हुए भी अजीब लगता है। मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ही कोई मुझ जैसा होगा जिसने अपने मुख्तसर ज़िंदगी में इतने उलट फेर देखे होंगे। माजी को याद करता तो सिर्फ वो हिस्सा जब तक मैं अपने वतन में बेकसी की ज़िंदगी गुजार रहा था और खाला शहादत के रहमो करम पर पड़ा हुआ था, मुझे याद था। और उसके बाद की कहानी याद करता तो सारी कहानी एक दूसरे में गुड़मुड़ हो जाती। पिदमा लिबास तब्दील करके आई तो मेरी खोपड़ी हवा में उड़ गई। ये लिबास यकीनन उसने जानबूझ कर पहना था। वो ऐसी लड़की नहीं थी कि दिल्ली कफ़ियात को लिबास के ज़रिए मुश्तहर करती। उसके लहजे में भी कभी ऐसी कफ़ियत नमूदार नहीं हुई थी। जाने कहाँ कहाँ से परवरिश पाई थी और कैसे कैसे लोगों के साथ रही थी, लेकिन शख्सियत का वो हजाब जो मशरक़ की देन है उसके वजूद में मौजूद था। और मैंने उसकी आंखों में हल्की सी गुलाबी कफ़ियत और होंठों में मामूली सी लर्ज़श के अलावा कभी कोई लचक नहीं देखी थी। इस वक्त जो लिबास उसने ज़ेब तन किया था वो उसे 1000 गुना ज़्यादा हसीन बनाकर पेश कर रहा था। और उसका चेहरा इस वक्त किसी ऐसी कफ़ियत का आईनादार नहीं था जिसे लतीफ़ जज्बात से मंसूब किया जा सकता। उसके बरअक्स उसके चेहरे पर एक मायूसी तारी थी, आंखों में यासियत झलक रही थी। उसकी कफ़ियत देखकर मैंने अपने आप को संभाला। वो एक कुर्सी पर बैठ गई थी। उसकी आंखें गौर व फिक्र में डूबी हुई थी। अब क्या सोचने लगी, आराम करो, हम जो फ़ैसला कर चुके हैं वो गलत नहीं है। कम अज़ कम मैं उससे पूरी तरह मुतमिन हूँ। हाँ, अगर तुम्हारे ज़हन में कोई ऐसी बात है तो बराह करम मुझे बताओ। नहीं मंसूर, मैं इस मसले पर नहीं सोच रही, बल्कि मेरे ज़हन में कुछ और ही ख्यालात भटक रहे हैं। मुझे बताना पसंद करोगी? तुम्हें नहीं बताऊंगी तो फिर क्या करूंगी? मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारे अलावा और है कौन? और पिदमा ने जवाब दिया और मैं खोपड़ी पर हाथ फेरने लगा। ये अल्फाज बड़ी अहमियत के हामिल थे, लेकिन मुझसे तो बहुत से लोगों ने कहे थे, जाने किस किस ने और जाने किस किस ने मुझसे क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, लेकिन अब कोई मेरे नज़दीक नहीं था। पिदमा भी चंद रोज़ का खेल थी। मैं जानता था कि आखिर वो भी एक दिन फ़िज़ाओं में गुम हो जाएगी और शायद चंद ही रोज़ के बाद मैं उसकी कहानी भूल जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर उस पर भी बुरी आफ्ताब पड़ चुकी थी। पिदमा को खुद भी अपने इन अल्फाज का एहसास नहीं था। वो बदस्तूर सोच में डूबी हुई थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हमने सारी बातें सोची मंसूर, लेकिन एक बात ना सोची। क्या तुम्हारे ज़हन में भी वो नहीं है क्या? ये बताओ कि वो तस्वीर किसकी थी? ओह, वो संत सिंह ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था हमें। अगर मैं उससे पूछती तो वह क्या बता सकता था? पिदमा ने सवाल करने वाले अंदाज में कहा, भला मुझे क्या मालूम। चलो छोड़ो, सनत सिंह को तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तस्वीर इंतहाई कदीम थी। उसमें जो लिबास था और मैंने उसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया। लेकिन क्या ये लिबास महारानियों का असर नहीं था? वो तस्वीर मुझसे इतनी मिल रही थी कि मैं खुद भी शायद उसे देखती तो ये यकीन ना कर पाती कि वह मेरी नहीं है। लेकिन इतनी कदीम तस्वीर और मेरी, तुम्हारा मतलब क्या है पिदमा? तुम सोच नहीं रहे हो मंसूर, तुम नहीं सोच रहे। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं गुम करदा मंजिल हूँ और मैं अपना माजी, ख़ानदान और लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं उन्हीं की तलाश में तो सरगर्दा हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं उस तस्वीर का तल्लुक़ मुझसे ना हो, कहीं वह मेरी माँ ना हो। देखो मंसूर, ये बातें ड्रामाई हैसियत ज़रूर रखती हैं, लेकिन क्या उनकी वजूद से इनकार किया जा सकता है? क्या ऐसा नहीं होता कि बहुत सी औलादें अपने माँ बाप की हमशक्ल होती हैं? उतनी हमशक्ल के लोग हैरत करते हैं। हाँ, तुम्हारा ये ख्याल दुरुस्त है, और हमने तो हमशक्ल के मामले में बड़ी चोटें खाई हैं। मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? क्या ये मुमकिन नहीं होगा कि इस तस्वीर के बारे में मालूमात हासिल करें? जहाँ तक मेरा ख्याल है पिदमा, वसंत सिंह बराह रात इस मसले में मुलव्वस नहीं। तुम्हें होटल के मैनेजर के अल्फाज ज़रूर याद होंगे। उसने कहा था कि वह एक जुर्म पेशा शख्स है और हर तरह की लूट मार के धंधे करता रहता है। हो सकता है कि वसंत सिंह ने हमसे जो कुछ कहा हो सही हो, और बज़ाहिर यही नज़र आता है कि उसकी बातें सच हैं। किसी ने उससे रब्ता कायम करके ये तस्वीर उसके हवाले की हो और कहा हो कि इस तरह उसे एक लड़की की तलाश है। वसंत सिंह ने अपने तौर पर हमें देखा और फिर जानने के लिए कि क्या तुम वही लड़की हो, हमें अपनी उस हवेली में ले गया। और ये सिर्फ इत्तेफाक है कि हमने दिल्ली से जयपुर का ही रुख किया। मेरा ख्याल है कि वसंत सिंह को हकीकत नहीं मालूम होगी। उसने 10 लाख रुपए की पेशकश की है। हो सकता है कि इस सिलसिले में उसे 50 लाख रुपए तक
या इससे भी कुछ ज़्यादा की पेशकश हुई हो, वसंत सिंह यकीनन हमें इस बारे में कुछ नहीं बता सकेगा। पिदमा ने एक सिसकी ली। ना जाने क्यों मेरे जहन में बार बार ये तस्वर उभरता है कि उस तस्वीर का मेरे ख़ानदान से कोई ना कोई तलक ज़रूर है। हो सकता है कि ऐसी बात हो, मैंने जवाब दिया। पिदमा की आंखें डुबडुबा आईं और उससे पहले कि वह कभी इस कदर मुतासर नहीं नजर आती थी, लेकिन अब नई सोच ने उसे यकीनन उदास कर दिया। मैं अपनी जगह से उठकर उस तक पहुंचा। तो तुम तो बड़ी बाहिम्मत लड़की हो। बाद लोग तकदीर के बेटे होते हैं, उन्हें ज़िंदगी में ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं कि उनसे निपटने की अहलियत नहीं रखते, लेकिन बहरतौर जब मसले का कोई वजूद है तो उसके साथ ही हल का नाम भी आता है। हमें देर ज़रूर लग रही है, लेकिन एक दिन यकीनन ऐसा होगा जब तुम अपनों के बीच पहुंच जाओगी। यकीनन तुम्हें इस बात पर भरोसा रखना है चाहिए। वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी कोई बुरी बात नहीं जिसकी वजह से तुम्हें किसी की सज़ा मिले। तुम इत्मीनान रखो, एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। हरासा ना होना, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों झिलमिला रहे हैं। पिदमा बेख्तियार हो गई। मैं थक गई हूँ मंसूर, उसने रोते हुए कहा। यकीन करो मैं थक गई हूँ। बाद औक़ात सोचती हूँ कि अगर मैं अपने घर में होती, अपने लोगों में होती, मेरे सर पर साया होता, लोग मेरी पुश्त पर होते, तो क्या इस कदर जद्दोजहद कर सकती थी? क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। किस तरह परवरिश पाई गैरों के दरमियान, और उसके बाद कैसे कैसे लोगों के हाथों में भटकती फिर रही हूँ। ये तकदीर कैसे तब्दील की जा सकती है मंसूर? बताओ, मैं अपनी तकदीर कैसे बदल लूँ? मैं तो सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं अपना घर चाहती हूँ, अपने लोगों के दरमियान रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या ये जीना है? इसी को ही जीना कहते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगी और मैं खालस औरतों की तरह से तसल्लियाँ देने लगा। उसका रोना धोना और बेख्तियारियाँ जब हद से बढ़ी तो मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अकब से गद्दी पर एक थप्पड़ पड़ा और मैंने चौंक कर पीछे देखा। कोई नहीं था। और तब रामीस की आवाज़ सुनाई दी। ओ गधे, रामास, अकल नहीं आएगी तुझे, अकल नहीं आएगी। लानत तो तुझ पर। और मैंने दिल ही दिल में कहा, हाँ हाँ, मुझ पर लानत बेहतर है, लेकिन इस मौके को हाथ से ना जाने दे। यकीन कर, अगर तूने ऐसा किया तो फिर मेरे गज़ब से नहीं बढ़ सकेगा। ओ गधे, तू यहाँ क्यों मर क्यों रहा है? दफान हो जा यहाँ से। मैं दफान हो जाऊँगा, लेकिन इसी शर्त पर। रामीस की हल्की सी हंसी सुनाई दी और मैंने फिर अपना ज़हन उसकी तरफ से हटा लिया। पिदमा उस मासूम बच्ची की तरह हो रही थी जो सदियों से किसी प्यार भरी गोश्त की भूखी हो, और वह ऐसी बेकरार रूह बन गई थी जिसका आंगन सालों से सावन की झड़ी का मुंतज़िर रहा हो। मैंने उसे तसल्लियाँ दी, अपनी सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक अल्फाज और इज़हार के सारे तरीके इस्तेमाल कर दिए। मेरी तसल्लियाँ और हमदर्दियाँ बिन बादल बरसात की तरह उसकी सोनी आंखों में बरसी थी। फिर दफ़तन उसने चौंक कर दहशतदा निगाह से मुझे देखा। मंसूर, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसने सिमट कर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर देर तक देखती रही, और उसके बाद उसने आंखें बंद करके आहिस्ता से गर्दन झटकी। मुझे मशवरा दो कि मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी हर लम्हा एक नए हादसे से रोशनास होती है। मंसूर, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगी। पिदमा, मुझे माफ़ कर देना। नहीं मंसूर, ठीक है, जो कुछ हो सकता है वो होता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता इसे। तुम बताओ, मैं हूँ क्या चीज़? एक ऐसी शख्सियत जिसका कोई महवर नहीं। बराह करम इन एहसासात को ज़हन से निकाल कर सो जाओ। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया, लेकिन रामीस मेरे कान में मसलसल हंसे जा रहा था। वो बहुत मसरूर था। अजीब बदबख्त रूह थी ये, जिसने जाने मुझे कहाँ कहाँ घुमा दिया था, और मैं अपने ज़हन को आज़ाद छोड़कर सोने की कोशिश करने लगा। पिदमा भी सोने के लिए लेट गई थी। जाने कब नींद ने हमें अपने गोश में ले लिया। फिर जब सूरज की किरणें खड़े होकर खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो रही थी कि टेलीफोन की घंटी ने मुझे जगा दिया, और मैंने चंद मिनट टेलीफोन की घंटी को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब वो मुसलसल बजती रही तो मैं आप उठकर टेलीफोन के जन बढ़ गया, और पिदमा भी जाग गई थी। मैंने रिसीवर कान से लगा लिया और आवाज़ साफ करके हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। अलबत्ता एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या बात है? मैंने फिर सवाल किया, और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे दूसरी तरफ कोई चीज़ घसीटी जा रही हो। एक खड़खड़ाती हुई सी आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर सुंदर। और मैंने हैरत से उस आवाज़ को सुना जो नस्वानी थी। हेलो, कौन बोल रहा है? सुंदरलाल कपूर। हाँ, मैं वही हूँ, मगर आप कौन हैं? किरण कंवर, उसने जवाब दिया। अरे किरण कंवर, क्या बात है? ये बोल कैसे रही हो आप? और मैंने चौंक कर कहा,
फ़ौरन सुंदर लाल, फ़ौरन होटल मालाबार आ जाओ, होटल मालाबार, रूम नंबर 538 प्लीज़। मगर मैं तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया है किरण जी, ये तुम बैल बोल कैसे रही हो? प्लीज़ जल्दी, उसने कहा और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे रिसीवर उसके हाथ से गिर पड़ा हो और मैंने कई बार हेलो हेलो कहा, लेकिन फिर मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और मैं रिसीवर क्रेडर पर नहीं रखा गया था और मैंने परेशान निगाह से विधवा की तरफ देखा और वो उठ कर बैठ गई थी। क्या बात है, क्या कह रहे थे किरण कपूर? तुम कुछ परेशान क्यों हो गए थे? ओहो पिदमा, किरण कौर ने मुझे टेलीफोन किया था, मालाबार होटल के कमरा नंबर 538 में और से मुझे बुलाया है और मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वह किसी अजियत का शिकार हो। किरण कौर, होटल मालाबार, कमरा नंबर 538। मगर वो होटल मालाबार में क्यों है? बसंत सिंह कहाँ है? पिदमा ने मुतहैराना अंदाज में सवाल किया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, बोलो क्या करना चाहिए? चलो चलते हैं, इन लोगों से तो अब हमारी भी ज़रूरत अटक गई है। पता नहीं क्या हुआ है और ये अपनी हवेली से उस होटल में कैसे पहुंच गए। मैं कुछ नहीं जानता, अगर चलता है तो लिबास तब्दील कर लो। विधवा फुर्ती से उठ बैठी और मैंने रामीस को आवाज़ दी। उससे मशवरा लेना तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन मेरे पुकारने पर उसकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और मैं एक ठंडी सांस लेकर रह गया और ऐसे अहम मौक़ों पर वो तो खुद ब खुद गायब हो जाता था। विधवा लिबास तब्दील करके आ गई और मैं भी तैयार हुआ और फिर हम दोनों बाहर निकल आए। विधवा के बदन में हल्की हल्की लर्जिश थी। नीचे उतरकर उसने परेशान निगाहों से इधर उधर देखते हुए कहा, अब क्या करना चाहिए? मैं तो परेशान हो गई हूँ, कहीं वहाँ हमारे लिए कोई खतरा ना हो। अब जो कुछ होगा देखा जाएगा, फ़िलहाल यहीं दोनों हमारे प्रोग्रामों में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। कम से कम देखा तो जाए चल कर कि हुआ क्या है, किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, कोई साजिश ना हो हमारे खिलाफ। तुम्हें यकीन है कि वह आवाज़ किरण की ही थी, तकरीबन 80%, और उस आवाज़ में एक ज़ख्मी कफियत भी तो थी, लेकिन बोलने का अंदाज़ किरण कौर का ही था। फिर चौंका, मैं भी नींद से उठा था और जहन पूरी तरह हाज़िर नहीं था, इसलिए उस पर गौर नहीं किया। विधवा गहरी गहरी सांसें लेने लगी और मैं खुद भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने यही सोचा कि मेरी ज़िंदगी तो है ही इन हालात के मंसूब। मालाबार में दाखिल होने के बाद लिफ्ट के ज़रिए हम ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए, जहां कमरा नंबर 538 हो सकता था। मेरा दिल धड़क रहा था, पिदमा का चेहरा सुर्ख हो रहा था और अभी होटल में चहल पहल नहीं हुई थी। वेटर वगैरह भी नज़र नहीं आ रहे थे, राहदारियां सुनसान पड़ी थी। मैंने कमरा नंबर 538 के सामने रुककर आहिस्ता से दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने उंगली से दरवाजे को धकेल कर देखा, दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था और मैं एक लम्हे तक सोचने के बाद पिदमा को इशारा करके अंदर दाखिल हो गया। कमरे में तेज़ रोशनी का बल्ब जल रहा था और मैंने जो मंजर देखा उसने एक लम्हे के लिए मुझे दहला दिया। मुसहरी पर बसंत सिंह पड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन मुसहरी के नीचे थी। बेगर्दन का बदन मुसहरी पर चारों शाने चित था और इतना खून बहा था कि शायद मुसहरी का भी उस खून को जज़ब करने में नाकाम रहा था। पिदमा के हलक से चीख निकलने वाली थी कि मैंने उसका मुंह भेज लिया और कमरे के गोशे में टेलीफोन के बिल्कुल नज़दीक किरण कौर बुरी तरह मुड़ी तोड़ी ऊंधे मुंह ज़मीन पर पड़ी थी। टेलीफोन का रिसीवर केडर पर नहीं था, बल्कि उसके नज़दीक ही लटका हुआ था और मैंने फुर्ती से पिदमा को संभाला देकर किरण को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर मेरा आसान खता हो गए कि उसके सीने में कई गहरे जख्म थे जिनसे खून रस रहा था। नीचे कालीन में जज्ब हो रहा था और उसने आंखें खोली। यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी बेनाई रुखसत हो गई हो और फिर उसकी कमज़ोर आवाज़ उभरी, कौन है? उन्होंने वसंतु को कत्ल कर दिया। वो साधु थे, अंग्रेज था, और किरण कौर ने बस ये अल्फाज अदा किए और उसके बाद उसकी आवाज़ भिंच गई। मैं एकदम खड़ा हो गया और पिदमा ने फुर्ती से दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपने दोबारा बुझने वाली चीख को रोका था और उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थी और वो अपने हाथ ताकत से मुंह पर जमाए हुए थी। किरण कौर को उसी तरह छोड़कर मैं पीछे आ गया और उसके पिदमा के शाने पर थपकी देते हुए कहा, नहीं पिदमा, चीखने की कोशिश मत करो, वरना हम ऐसे इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो जाएंगे जिससे निकलना मुमकिन नहीं होगा। मंसूर, संभलो, पिदमा संभलो, खुद को संभालो और ये सोचो कि अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ से निकल चले या मैं ये मालूम करने की कोशिश करें कि वसंत सिंह। नहीं प्लीज़, यहाँ से जल्दी चलो। और पिदमा ने रोने वाले अंदाज में बोली और फिर मुसहरी की तरफ देखकर बोली, उसकी गर्दन, आओ ये मंजर मत देखो और तुमसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। और मैंने दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे एहतियात से खोला और मेरी उंगलियों के निशानात उस पर ना रहें।
दरवाजे के बैरूनी हैंडल को भी रुमाल से साफ किया और फिर पिदमा को साथ लेकर राहदारी में तेजी से आगे बढ़ने लगा। मुझे खौफ था कि कहीं हम दोनों को देख न लिया जाए। खुशबख्ती थी कि हमारी इस तमाम कार्रवाई को किसी ने नहीं देखा। अब ज़रा रौनक हो गई थी। लोग बाग और वेटर इधर से उधर जाते हुए नजर आ रहे थे। हम दोनों बरक रफ्तारी से होटल माला बार से बाहर निकल आए। थोड़ी देर के बाद हम अपने होटल पहुंच गए। अंदर आकर पिदमा दम से मसहरी पर गिर पड़ी। उसका बदन कांप रहा था। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? खुद को संभाले बगैर चारा नहीं है पिदमा। अगर तुमने किसी कमजोरी का इजहार किया तो हम फंस जाएंगे। हो सकता है कि किसी ने हमें वसंत सिंह के साथ देखा हो। मुमकिन है कि हमें उनके कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए? सबसे पहला काम यही है कि खुद को संभाले रखो। जब तक हम जहनी तौर पर मुतदिल नहीं होते कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। क्या जयपुर छोड़ दिया जाए? ये भी सोचना पड़ेगा कहीं यूं ना हो कि हमारी निशानदेही की जाए और जब हम जयपुर से गायब पाए जाएं तो हमारी तलाश शुरू कर दी जाए और हमें कातिल तस्लीम कर लिया जाए। खैर ये बात की बातें हैं। फिलहाल ताज़ा दम हो जाओ, मैं चाय वगैरह मंगवाता हूँ। इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। जो कुछ होना था वो हो चुका, लेकिन अब उसका इजहार हमारे चेहरों या हमारी हरकत से नहीं होना चाहिए। पिदमा अब मेरे हकामात की तामील के फ़ौरन ही करती थी। चुनाचा वो बाथरूम की जानब बढ़ गई और मेरे ज़हन ने घूमना शुरू कर दिया। वसंत सिंह को कत्ल कर दिया गया। किरण कौर ने साफ अल्फाज में अंग्रेज़ साधुओं का जिक्र किया था और ये अंग्रेज़ साधु कर्नल जेम्स के ही आदमी हो सकते थे और मुझे उनके बारे में इत्तला दे दी गई थी। लेकिन उन्होंने वसंत सिंह को क्यों कत्ल कर दिया? वो तो मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामूर थे। क्या हमारी ज़िंदगियों को वसंत सिंह और किरण कौर से कोई खतरा था और इस खतरे को वक्त से पहले टालने के लिए उन्होंने इन दोनों को ठिकाने लगा दिया, या कोई और बात थी? ये बात भी हैरत अंगेज थी कि वो लोग अपनी हवेली में क़याम करने के बजाय होटल माला बार में क्यों मकीम हुए। पिदमा के आने से पहले मेरे ख्यालात का तसलसल टूट गया और वह नहाकर और निखर गई थी। वेटर चाय और नाश्ते का सामान ले आया। पिदमा ने मेरे लिए चाय बनाई और फिर हम बैठकर बातें करने लगे। हे भगवान, कितना वहशियाना कत्ल था। उन्होंने उसकी गर्दन काट कर नीचे फेंक दी थी। पिदमा ने झुर्झुरी लेते हुए कहा। चाय का कप उसके होंठों पर काम गया था। तज़किरा करते हुए भी एहतियात रखो पिदमा, दीवारों के भी कान होते हैं। पिदमा ने आंखें बंद कर ली। गालबन वही मंजर उसकी निगाहों के सामने घूम रहा था। वेटर बर्तन वगैरह उठाकर ले गया तो हमने अपने आइंदा प्रोग्राम पर गुफ्तगू शुरू कर दी। ये सब कुछ हमारे लिए गैर मुतवक्का हुआ है पिदमा। यूँ समझो कि हमारे प्रोग्राम के तमाम रास्ते रुक गए और मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि वसंत सिंह कोई सही आदमी नहीं था, लेकिन कम अज़ कम वो हमें हमारी मंजिल की जनब पर ले जा रहा था। अब एक बार फिर हम तन्हा रह गए हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा मंसूर। तुम्हें अपनी उन्हीं कुव्वतों से काम लेना होगा पद्मा, और जिनके सारे तुम आज तक हालात से निमटती चली आई हो। पिदमा ने अजीब से अंदाज में मेरी तरफ देखकर कहा। अब जी नहीं चाहता। मैं नहीं समझा। अब मेरी जिम्मेदारी तुम पर है, सिर्फ तुम पर। और मैंने दिल ही दिल में ठंडी सांस लेकर गर्दन हिलाई थी। हाँ, मैं फंस तो गया ही हूँ और ये जिम्मेदारी मुझे संभालनी ही पड़ेगी, लेकिन पिदमा पर मैंने अपने एहसासात का इजहार नहीं किया। अमीस मुसलसल गैप था और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उसे इस मसले में शरीक करूं। खुद ही आ जाएगा झक मारकर और मुझे कुछ बताएगा तो ठीक है, वरना जो कुछ भी ज़हन में आएगा करता रहूँगा। दोपहर हो गई। हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। बस हमें एक अजीब से अंदाज में इंतज़ार था और उस बात का कि कोई हम तक पहुँचे, हमसे कुछ कहे। वसंत सिंह की हवेली में मुलाजमीन भी थे। उन्होंने हमें देखा था। हो सकता है कि वसंत सिंह की मौत के बाद कोई हमारी निशानदेही करे, लेकिन ये एहसास भी अहमकाना ही था। दोपहर का खाना खाने के बाद पिदमा ने कहा, अब बताओ मंसूर, हमें क्या करना चाहिए? हमारे सामने चंद नाम हैं। क्या हम रियासत गंडापुर चलें और वहाँ जाकर हरीश चंद्र के से मिलने की कोशिश करें? वसंत सिंह हरीश चंद्र से यह वादा करके आया था कि वह इस तस्वीर की हम शक्ल लड़की को तलाश करके उनके हवाले करेगा, और उसने हमें इसके लिए 10 लाख रुपए की पेशकश की थी। इस बात को ज़हन में रखो पिदमा। अगर हम बराह रास्त हरीश चंद्र तक पहुंच गए तो हो सकता है कि किसी ऐसी फौरी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं जिससे छुटकारा मुमकिन ना हो। इसके बाद हमारे रास्ते रुक जाएंगे और काम नहीं हो सकेगा जो हम कर रहे हैं। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रहे हो। मेरे ज़हन में एक और ख्याल आया है। क्यों न इसकी तकमील के लिए हम सीधे तनूरिया जाकर गोपाल सांगा के अहले ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल करें।
अगर मुझे हरनावती और उसकी माताजी मिल गई तो फिर समझो कि काफ़ी काम हो जाएगा। हो सकता है कि वो लोग मेरी हैसियत बता सकें। ये बात तो पहले ही हमारे प्रोग्राम में शामिल थी। अगर वसंत सिंह हमें ना मिल जाता तो हम तनोरिया ही जाते। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बाकी वक्त भी हमने अपने होटल में ही गुजारा। बाहर के हालात का कोई अंदाज़ा नहीं था। रात हो गई और हम होटल से बाहर ना निकले। रात का खाना भी मेरे कमरे में ही खाया और फिर सोने के लिए लेट गए। दूसरे दिन पद्मा किसी कदर मुतमईन नज़र आ रही थी और उसके चेहरे पर भी बशाशत थी, गोया उसने मुझे अपने आप में तस्लीम कर लिया था। गुस्ल वगैरह से फारग होने के बाद हमने नाश्ता किया और तैयार होकर होटल से बाहर निकल आया ताकि तनोरिया जाने के लिए किसी सवारी का मालूम कर सकूं। सीढ़ियां अबूर करने के बाद मैंने बाहर कदम रखा और दिल ही दिल में लरसते हुए रामीस को आवाज़ दी, ए बदबख्त रूह, कहाँ मर गई तू, कहाँ गुम हो गई है? कम अज़ कम अब मुझे ये तो बता दे कि मेरे आगे के रास्ते क्या होंगे। लेकिन बदबख्त रूह आलम बरज़ख में वापस पहुंच गई थी, मुसलसल गायब थी। कोई जवाब नहीं मिला और मैं दिल ही दिल में उसे कोसता हुआ आगे बढ़ गया। खौफ के एहसास को मैं ज़हन से झटक नहीं पाया था। हर लम्हे यूँ महसूस हो रहा था जैसे अकब से पुलिस के जवान आएंगे और मेरी गर्दन दबोच कर मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। मैं लरज़ते अंदाज में आगे बढ़ता रहा और उसके बाद जब ये उम्मीद होगी कि कोई मेरे ताक़ब में नहीं तो फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तनूरी जाने के लिए बस मिल जाती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चुनांचे मैं किसी कदर मुतमईन अंदाज में अपने होटल में आ गया। पद्मा मेरा इंतज़ार कर रही थी और जिस वक्त मैं कमरे में दाखिल हुआ उसके होंठों पर हल्की हल्की गुनगुनाहट थी, गोया अपने आप को उसने काफ़ी हद तक संभाल लिया था। फिर मुझ पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान करने लगी थी। मुझे देखकर वो संभल गई और मुस्कुराकर पूछने लगी, कहो कुछ कामयाबी हासिल हुई? नाकामी का क्या सवाल है, तनूरिया जाने के बारे में तमाम मालूमात हासिल करके आया हूँ। एक ही ज़रिया है वहाँ तक पहुँचने का और वो है घटिया किस्म की टूटी फूटी बसें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारा सफ़र कितना तवील होगा, बिल आखिर तनूरिया पहुँच ही जाएंगे। चुनांचे इस सिलसिले में तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो। तनूरिया रवाना होने के लिए थोड़ी सी ख़रीदारी भी करनी थी। चुनांचे सबसे पहले हमने होटल का बिल अदा करके होटल छोड़ दिया। फिर टहलने के अंदाज में शहर के बाज़ार में निकल आए। जयपुर की रिवायती ज़िंदगी जारी सारी थी। सड़कें, गलियां, बाज़ार अब काफ़ी मॉडर्न हो चुके थे और यहाँ की कदीम तारीख तब्दील हो गई थी। एक बाज़ार से हमारी ज़रूरत की अशिया हमें मिल गईं। सियाहों की हैसियत से हमें यह सफ़र करना था और ख़ुसूसी तौर पर किसी की तवज्जो अपनी जानब मबज़ूल कराना मकसूद नहीं था। चुनांचे एक मुनासिब जगह देखकर पद्मा ने वो मामूली साड़ी ज़ेब तन कर ली जो हमने सफ़र के लिए ख़ास तौर से ख़रीदी और उसके साथ ही राजपूताना के वो रवायती चांदी के ज़ेवर भी जिन्हें कोई मॉडर्न लड़की किसी कीमत पर पहनना पसंद ना करती। और मैंने भी अपने लिबास में तब्दीलियाँ कर लीं और उसके बाद हम मामूली शहरियों के हैसियत से बसों के अड्डे पर पहुंच गए। बस तनूरिया जाने के लिए तैयार थी। चुनांचे हम उसमें बैठ गए और बस में तरह तरह के मुसाफिर भरे हुए थे जिनमें ज़्यादातर का तल्लक राजपूताना ही से था। सफ़र तकरीबन 3.25 घंटे तक जारी रहा। फासला बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन रास्ता दुश्वार गुजार था। ख़ास तौर से तकरीबन 10 या 12 मील का एक ही टुकड़ा तो बड़ा ही तकलीफ़दा साबित हुआ। कच्ची सड़क और खौफनाक घाटियाँ। यहाँ सफ़र की रफ्तार बहुत सुस्त रही और सिर्फ यही एक टुकड़ा तकरीबन 1 घंटा बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा वक्त में तय हुआ और उसके बाद वाली सड़क बेहतर हालत में थी। तनूरिया छोटा सा पहाड़ी कस्बा अपनी हसीन रवायात के साथ मसरूफ़ ज़िंदगी था। लाल पत्थरों के मकानात, लेकिन कच्चे मकानात और झोंपड़ियाँ ज़्यादा थी। एक देहाती से हमने क़यामगाह के लिए पूछा। वो हैरत से हमें देखने लगा और फिर उसने हमें कच्ची सड़क का हवाला दिया जहाँ छोटे छोटे डरबे नुमा खाने बने हुए थे और उनमें एक एक चारपाई पड़ी हुई थी। हम इस आलीशान सराय में एक रिहाइशगाह हासिल हो गई। सराय के देहाती मालिक ने हमारे डरबे में एक चारपाई का और इजाफा कर दिया, लेकिन उसके बाद बस इतनी ही गुंजाइश थी कि दोनों चारपाइयों के दरमियान से निकलकर दरवाजे तक पहुंचा जा सके। हमने अपना सामान चारपाइयों के नीचे ठोंस दिया। चारपाई पर बैठकर पद्मा ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखने लगी। वैसे ये एडवेंचर भी बुरा नहीं, मैं भी मुस्कुरा दिया था। शाम झुक आई। सराय में हमें जो गेहूं और चने की मिली जुली आटे की रोटियां खाने को मिली जिनके साथ साग की तरकारी थी, ये तमाम चीज़ें फिर जदीद ज़िंदगी में कहाँ।
चुनाचा मैं बेहद लजीज महसूस हुई और हम सब्र और शुक्र से उन्हें खाकर सराय के उस कमरे में पड़े रहे। कच्ची पक्की सराय में गुजरने वाली रात भी किसी आला पाए के होटल से कम नहीं थी। मैं तो सिर्फ इंसान की सोच है और वह अपने आप को मखमल के गद्दों में ज़्यादा पुरसकून महसूस करे। पिदमा की कैफियत मुझसे भी बेहतर थी, हालांकि यह असराब उसी का था और मैं तो बाद औकात एक तमाशबीन की हैसियत इख्तियार कर जाता था। कभी कभी अमल भी करना पड़ता, लेकिन ज़्यादातर मसाइल मेरे नहीं होते थे। नाश्ते से फारग होने के बाद पिदमा ने मुझसे पूछा कि तनोरिया में गोपाल सांगा के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया जाए। मैं चंद लम्हात सोचता रहा और फिर बोला, देखो पिदमा, मैं तो इन इलाकों के बारे में कोई वाकफियत नहीं रखता। ज़ाहिर है कि मैं इस सिलसिले में नाम लेकर कुछ भी नहीं कह सकता। चलते हैं, जिस तरह और जहाँ से जो कुछ मालूम हो सका कोशिश करेंगे। तो फिर मैं इसके अलावा क्या कह रही हूँ तुमसे, उसने मुस्कुराती हुई निगाह से मुझे देखते हुए कहा और मैं आंखें बंद करके गर्दन झटकने लगा। क्यों, क्या बात है? क्या रात को पुरसकून नींद नहीं आई? नहीं, बहुत सुकून से सोया, और मैंने शरीर लहजे में कहा और पिदमा के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। गालबन उसने मेरे अल्फाज से कुछ और नतीजा अखज़ कर लिया था। उसके बाद हम तनोरिया निकल आए। ख़ास तर्ज की बस्ती थी। वैसे भी राजपूताना के इलाके की आबादियों को मैंने बहुत करीब से देख लिया था और वहाँ के रहन सहन और तर्ज ज़िंदगी से वाकिफ़ हो गया था। जहाँ ज़रा मोहतात अंदाज में चलना ज़रूरी था, क्योंकि लोग किसी कदर अक्खड़ तबीयत के मालिक थे। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गोपाल संगा के बारे में मालूमात हासिल की गईं। कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने उससे वाकफियत का इजहार किया और उसकी दर्द भरी कहानी मज़ीद दर्द भरे अंदाज में सुनाई, लेकिन उनमें से कोई ये ना बता सका कि गोपाल संगा की बीवी और उसकी बेटी हरनावती से कहाँ मुलाकात हो सकती है। सारा दिन इसी कावश में गुजर गया। जब थकन से चूर हो गए तो सराय में आकर ठहर गए और उसके बाद वही मामूलाते ज़िंदगी। सारी थकन हमारी चंद लम्हात दूर कर दिया करते थे। कम से कम पिदमा का यही ख्याल था, बल्कि अब तो वो खुले अल्फाज में ये कहने लगी थी कि उसकी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो ना हो, उसे एक ऐसी शख्सियत ज़रूर मिल गई जो उसकी ज़िंदगी का मकसद है। और मैं ऐसे लम्हात में खौफज़दा अंदाज में सोचता था कि वो खुद तो मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अगर उसका काम ना हो सका तो फिर मैं उसे कौन से खाने में फ़िट करूँगा। तनूरिया का दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां दिन भी इसी तरह गुजर गया। कोई मकसद हासिल नहीं हो सका। गोपाल संगा के सिलसिले में बहुत से शनासा मिले, लेकिन कोई भी इस बात की निशान नहीं न कर सका कि उसके अहले ख़ानदान कहाँ गुम हैं। इस सिलसिले में हमें एक और छोटी सी बस्ती में जाना पड़ा, जहाँ के बारे में इशारा मिला था कि हो सकता है वहाँ उन लोगों का पता चल जाए, लेकिन वहाँ तनूरिया से मिलने वाली इत्तलात की तस्दीक नहीं हो सकी। अब हमारे जहनों में मायूसी पैदा हो गई। वसंत सिंह अगर ज़िंदा होता तो शायद ये सूरत हाल दरपेश ना होती। इस दौरान मैंने उन बदबख्त अंग्रेज़ साधुओं को भी नहीं देखा था जो कर्नल जेम्स के हरकारे थे। पता नहीं वो कहाँ गायब रहते थे। एक रोज़ पिदमा कहने लगी कि अब तनूरिया में पड़े रहना बेकार है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। मैं शर्मिंदा हूँ मंसूर कि तुम्हें बिला वजह अपने साथ उलझाए हुए हूँ, लेकिन जो कुछ तुमने अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे बताया है उससे इत्मीनान होता है कि कम से कम तुम किसी ऐसी नुकसान में नहीं हो जो तुम्हारे लिए परेशान कौन साबित हो। और अब तो मैं तुम पर यह हक़ रखती हूँ कि तुम्हें अपने मिशन के लिए महदूद कर दूँ, चाहे हमें इसमें कितना ही वक्त लग जाए। तो इन बातों का तज़किरा करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे फ़रार होना चाहता हूँ? नहीं मंसूर, अखलाक भी कोई चीज़ है। मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ कि बजाय इसके कि तुम सुकून के चंद लम्हात गुजारो, मेरे साथ नगर नगर सरगर्दा हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अब हमें क्या करना चाहिए? एक ही बात जहन में रह जाती है, वो ये है कि गंडापुर चलें और अपने आप को हरेश चंद्र के हवाले कर दें। हरेश चंद्र अगर किसी को इतनी बड़ी रकम हमारी तलाश के लिए पेश कर सकता है तो यकीनन वो हमें देखते ही ख़त्म ना कर देगा। जैसे तुम मुनासिब समझो। मैंने गर्दन हिला दी। तो फिर कल यहाँ से गंडापुर के सफ़र के बारे में मालूमात हासिल किए लेते हैं और उसके बाद वहाँ चलेंगे। दूसरे दिन हमने ये मालूमात हासिल कर ली। भला इसमें क्या दिक्कत हो सकती थी? यहाँ से एक बस हमें चक वाली ले जा सकती और चक वाली से दूसरी बस गंडापुर के लिए मिल सकती थी। चक वाली का रास्ता 2 घंटे का साबित हुआ। यहाँ भी वही मामूल के मुताबिक माहौल था। गर्म रेत, गर्म पत्थर, गर्म पहाड़ी इलाका, और उसके बाद चक वाली की शाम जो इतनी गर्म नहीं थी। राजपूताना में एक बड़ी खूबी थी, दिन को शदीद गर्मी पड़ती, लेकिन जो ही सूरज ढलना शुरू हुआ फ़िज़ा में खनक हवाएं उतर आईं और उसके बाद रात बेहद सर्द और इंतहाई सर्द होती।
चक वाली एक छोटी सी बस्ती साबित हुई, लेकिन यहाँ कमबख्त सराय भी नहीं थी। अलबत्ता ये हमें मालूम हो गया कि यहाँ से गंडापुर जाने के लिए बस मिल सकती है। सिर्फ एक ही बस गंडापुर जाती थी और उसी से हमें सफ़र करना था। चुनाचा बेहतर यही समझा गया कि रात बस के अड्डे पर गुजारी जाए। यहाँ एक पीपल के दरख्त के नीचे हमने धुनी रुमाली, खाने पीने के लिए हलवा पूड़ी और भाजी तरकारी मिल गई। जैसे तैसे रात गुजारी और सुबह ही वह बस आकर रुक गई जिसे गंडापुर जाना था। हमने टिकट खरीदे और उसमें जा बैठे। रास्ता रास्ता सवारियां आना शुरू हो गईं, लेकिन कई घंटे इंतहाई बोरियत के आलम में गुजरे, क्योंकि जब तक तमाम सवारियां पूरी ना हो जाएं बस की रवानगी मुमकिन न थी। तकरीबन 11:15 बजे बस ने आखिरी सवारी बिठाई और चल दी। शाम 5:30 बजे गंडापुर पहुंचे। इमारतें मखसूस अंदाज की थी। अब तक किसी और बस्ती में मैंने इमारतों का ये तर्ज तामीर नहीं देखा था। हम बस से उतर कर चल पड़े। पाँव शल हो गए थे। कच्चे रास्तों पर लगने वाले झटकों ने बदन को चूर चूर कर दिया। आबादी बस के अड्डे से तकरीबन 2 फरलांग के फासले पर थी। ज़रा देर बाद चंद घोड़सवार हमें अपने जन्म आते दिखाई दिए। पहले तो वह हमारे नज़दीक से गुजरते चले गए, लेकिन थोड़े ही फासले पर पहुंचकर उनके दरमियान हलचल मच गई। वो तूफ़ानी अंदाज में वापस पलटे और करीब आकर घोड़ों से नीचे कूद पड़े। उनके हाथों में पिस्तौल थे जिनका रुख हमारी जन्म था, और मैं और पिदमा हक्का बक्का रह गए। दूसरे लोगों ने लपक कर मुझे बाजुओं से जकड़ लिया और उनमें से एक ने पिदमा की कंपनी से पिस्तौल लगा दिया था। कुछ लोगों ने ये मंजर देखा तो रुक गए, लेकिन किसी ने करीब आने की जुर्रत नहीं की। मैं अभी हैरतज़दा ही था कि मेरे दोनों हाथ कस कर पुश्त पर बांध दिए गए। तब मैंने गुड़ाए हुए लहजे में कहा, क्या बदतमीज़ी है, कौन हो तुम लोग? मालूम हो जाएगा कि हम लोग कौन हैं और ये क्या बदतमीज़ी है। एक दराज कामत आदमी ने, जिसकी मूछें लंबी लंबी और नोकीली थी और ठोड़ी पर एक बहुत बड़ा मसा नज़र आ रहा था, तंजिया लहजे में कहा, हम उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेंगे। शर्त यही है कि ये खामोशी से हमारे साथ चले। मगर कहाँ? जहाँ तुम्हें ले जाया जाए। तुम लोग पागल मालूम होते हो। क्या तुम्हारे यहाँ सैर व सियाहत के लिए आने वालों के साथ यही सलूक किया जाता है? बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, नुकसान उठाओगे। चलो, दराज कद आदमी ने कहा और हमें आगे धकेलने लगे। तब उनमें से एक बोला, इन घोड़ों पर बिठा दे महाराज। बिठा दो। हम दोनों को 2 घोड़ों पर सवार करा दिया गया। मेरे हाथ पुश्त पर बांध दिए हुए थे। पिदमा को रस्सियों से नहीं कसा गया था, बल्कि घोड़ों पर बैठे हुए आदमी पिस्तौल से उसका निशाना लिए हुए थे। सूरत हाल चंद ही लम्हे में तो समझ में नहीं आई। बहरहाल हम आगे बढ़ते रहे। गंडापुर में हमारा इस्तकबाल काफ़ी दिलचस्प हुआ था। बिल आखिर हम इमारतों के हिस्से में दाखिल हो गए। यहाँ ज़िंदगी मसरूफ़ थी। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हुए थे, लेकिन हमें देखकर सब कारोबार छोड़कर खड़े हो गए। मगर किसी ने इस मसले पर कोई मुदाखलत नहीं की थी। मुख्तलिफ सड़कों गलियों से गुजर कर हम एक पत्थरों से बनी हुई अजीमो शान इमारत में ले जाया गया, जिसे हवेली का नाम दिया जा सकता था। नुकेले गुंबद उसके आखिरी सिरे पर नज़र आ रहे थे। दरमियानी दरवाज़ा बेपनाह लंबा चौड़ा था और उससे गुजरने के बाद पत्थर की सिलों बनाई हुई सड़क थी, जिसके दोनों अतराफ नहायत खूबसूरत अंदाज में घास लगाई गई थी। एक लंबी रवश तय करके हमें सदर दरवाजे तक पहुंचा दिया गया, जहां से जाने के लिए तकरीबन 24 सीढ़ियां थी। उसके बाद एक और चुभी दरवाज़ा नज़र आ रहा, जिसमें पीतल की किलें जुड़ी हुई थी। दरवाजे के दोनों तरफ 2 दरबान खड़े हुए थे, जिनके जिस्मों पर मखसूस तरह के रंगीन लिबास थे। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक लंबी राहदारी थी, जिसके ज़रिए हमें एक हाल में पहुंचा दिया गया। मिल गए ये दोनों। और उनमें से एक शख्स ने कहा, हाँ महाराज, पापी धोखा दे रहे थे हमें। उसी दराज का शख्स ने कहा, और हमारी गिरफ्तारी का सबब बना था। बंद कर दो, इन्हें ले जाओ। वो शख्स दांत पीस कर बोला, और वो लोग हमें फिर ले गए। हमें एक मखसूस कमरे में पहुंचकर चंद सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ा, और ये गालबन ज़ैर ज़मीन खाना था, और हमें उसमें बंद करके वो खामोशी से वापस चले गए। पिदमा के हाथ चौंका खुले हुए थे, चुनाचा उसने चंद ही लम्हों में मेरे हाथों की रस्सी भी खोल दी। वो खासी खौफजदा नज़र आ रही थी। ये सब क्या है? ये क्या हो गया? कुछ भी हुआ है, मेरे ख्याल में बुरा नहीं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हम हरीश चंद्र के पास पहुँच चुके हैं। ओहो, मेरा भी यही ख्याल था। लेकिन तुम उस लड़की की हम शक्ल हो जिसकी तलाश के लिए वसंत सिंह को हरीश चंद्र ने मामूर किया था, और मेरी सूरत के बारे में तुम्हें अंदाज़ा है। रंजीत कुमार और पिदमा ने सरसराते हुए लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि हम दोनों को इन्हीं के धोखे में पकड़ा गया है। ओहो, और पिदमा ने गहरी सांस ली। बैठने के लिए कुछ नहीं था, नंगी ज़मीन थी। हम उस खुरदरी ज़मीन पर बैठ गए।
तकरीबन 11:30 बजे होंगे कि अचानक तहखाने का दरवाज़ा खोला और कुछ रोशनियां अंदर आती महसूस हुई। आने वालों में वही दराज कद आदमी था जिसने हमें गिरफ्तार किया था। उसके साथ 4 आदमी और भी थे। उसने कड़कदार आवाज़ में कहा, क्या तुम सो गए? नहीं, तुम्हारी मेहमान नवाजी के बारे में सोच रहे थे। बाहर आओ, तुम्हारी अच्छी तरह मेहमान नवाजी की जाएगी, उसने उसी अंदाज में कहा। मैं और पिदमा खड़े हो गए। हम दोनों उनके साथ चलते रहे और इस बार हमें कई राहदारियों और गुलाम गर्दिशों से गुजरना पड़ा और फिर हमें एक और कमरे में ले जाया गया जहां फानूस की तेज़ रोशनी फैली हुई थी। एक जरनगार कुर्सी पर दुबले पतले बदन का मालिक 65-70 साल शख्स बैठा हुआ था। लिबास भी शाहाना था। कान में बड़े बड़े बाले लटक रहे थे। उसने घूरती हुई निगाहों से हमें देखा और उसके बाद अपनी जगह से उठकर हमारे करीब आ गया। देर तक वह मुझे और पद्मा को देखता रहा, फिर बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, यह क्या चक्कर है? तुम ठाकर रंजीत कुमार हो ना? उसने मेरी तरफ रुख करके कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमसे जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैं जवाब ना देने वाले की ज़ुबान खींचकर उसके हाथ पर रख दिया करता हूँ। तुम्हारा अपना नाम क्या है? मैंने भी गुराते हुए अंदाज में पूछा। तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, बकवास करते हो। जो कुछ भी कह रहा हूँ उसका वही मकसद है। अगर तुम ज़्यादा 30 मारखान हो तो इत्मीनान रखो, आसानी से मुझ पर काबू नहीं पा सकोगे। मुझे भी गुस्सा आ गया था। वो खूनी निगाहों से मुझे घूरता रहा और फिर पिदमा की तरफ मुतवज्जा हो गया। और कुमारी जी, आप अपने बारे में क्या कहती हैं? पिदमा खामोश रही और उसके चेहरे पर कोई तासर नहीं उभरा था। और फिर उसने तवील कामत आदमी की तरफ रुख करके कहा, जाओ इन दोनों को भी ले आओ। 2 आदमियों ने हमें एक दीवार के साथ खड़ा होने के लिए कहा था। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि चंद और अफराद अंदर दाखिल हुए और उनमें 2 चेहरे देखकर मैं और पिदमा शशदर रह गए। और उनमें से एक मेरा हमशक्ल था और दूसरा बिल्कुल पद्मा थी। मेरे हमशक्ल में टूटा फूटा नज़र आ रहा था और उसकी पेशानी पर जख्म का निशान था। लिबास वो सीधा और मैला कुचैला शख्स था जिस पर जा बजा खून के धब्बे नज़र आ रहे थे। मुझे ये जानने में दिक्कत नहीं हुई कि वो असल ठाकर रंजीत कुमार है। उन दोनों को भी हमारे बराबर खड़ा कर दिया गया, लेकिन मेरी शक्ल देखते ही ठाकर रंजीत कुमार बुरी तरह उछल पड़ा और फिर उसने पिदमा की तरफ देखा और देखता ही रह गया। उसके अंदाज में बड़ी अजीब सी कैफियत नज़र आ रही थी, लेकिन ज़ुबान से उसने कुछ नहीं कहा। ज़रंगा कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स, जिसके बारे में अब मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि हरेश चंद्र के अलावा कोई नहीं, अपनी जगह से उठकर हमारे सामने आ गया और फिर वह चारों के सामने एक मिनट तक रुक कर हमारी सूरतें देखता रहा। हैरत अंगेज, बहुत अजीब, वो कहका मारकर हंस पड़ा और फिर मेरी तरफ रुक करके बोला, जानते हो कि कौन हो तुम? ठाकर रंजीत कुमार। और तुम भी ठाकर रंजीत कुमार हो? और लड़की तुम? उसने पिदमा की हमशक्ल लड़की की तरफ रुक करके कहा, तुम पिदमा हो और तुम भी पिदमा हो? कैसी अजीब बात है। संसार में 2 किरदार एक शक्ल के, एक नाम के यकजा हो गए हैं। और मेरा नाम सुनो, मैं हरेश चंद्र हूँ, दीवान हरेश चंद्र। समझे तुम लोग? और लोगों का ख्याल है कि मुझे धोखा देने वाले किसी दूसरे को धोखा देने के लिए ज़िंदा नहीं रहते। तुम में से कौन ज़िंदगी चाहता है और कौन मौत? हम चारों ही खामोश रहे। दीवान हरेश चंद्र मेरे सामने रुका और उसने आहिस्ता से कहा, तुम बताओ, तुम कौन हो? मेरा नाम सुंदर लाल कपूर है और ये लड़की, इसका नाम शीतल है। वो चंद्र में मुझे देखता रहा और उसके बाद वो ठाकर रंजीत कुमार के पास पहुंच गया। और तुम कौन हो? मैं सुंदर लाल कपूर हूं और मेरी साथी लड़की शीतल, ठाकर रंजीत कुमार ने कहा और हम दोनों चौंक पड़े। दीवान हरेश चंद्र चंद कदम पीछे हटा और फिर तवील कामत आदमी की तरफ रुख करके बोला, ठीक है, इन चारों को एक जगह बंद कर दो। कल सुबह के बाद इन्हें मेरे सामने पेश करो। मैं देखूंगा कि ये कितने पक्के लोग हैं। अगर ये अपना नाम अपने मुंह से ना पुकारें तो दीवान हरेश चंद्र अपनी नाक काट कर उनके सामने फेंक देगा। हमें उसी कैद खाने में लाया गया था जहां से उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। कैद खाने का दरवाज़ा बंद हुआ तो ठाकर रंजीत कुमार ने अपनी जगह से उठकर कैद खाने के दरवाजे में निस्ब मशल रोशन कर दी। गालबन वह पहले भी इसी कैद खाने में रह चुका था और यहाँ के बारे में उसे मालूमात हासिल थी। मशल की मलजगी रोशनी पूरे कैद खाने में फैल गई। ठाकर पिदमा के सामने आकर खड़ा हो गया। कुमारी पिदमा, उसने सरसराती आवाज़ में कहा, लेकिन पिदमा खामोश रही। वो जानना चाहती थी कि मेरा इस मामले में क्या रद्द अमल हो सकता है। मेरी इजाज़त के बगैर वो कुछ नहीं बोल सकती थी। तुम खामोश क्यों हो कुमारी पिदमा? मैं रंजीत कुमार। बेहतर है कि इसे खामोश रहने दो और मुझसे गुफ्तगू करो, मैंने भर्राए हुए लहजे में कहा और ठाकर रंजीत कुमार मेरी जन्म मतवज्जा हो गया। ये बात तो मैं मान सकता हूँ दोस्त कि ये राजकुमार पिदमा हैं, लेकिन तुम कौन हो और तुम ठाकर रंजीत कुमार कैसे बन गए?
یہ میرے پلے نہیں پڑا۔ وہ آہستہ سے ہنسا اور بولا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک اصلی ہے اور ایک نقلی، یعنی میں اصل اور تم نقل، اور تمہاری ساتھی کماری پدما اصل اور میری ساتھی یہ لڑکی نقل۔ بڑا دلچسپ اتفاق ہے، کیا تم اس اتفاق پر مسکراؤ بھی نہیں؟ اطمینان سے مسکراؤں گا ٹھاکر، پہلے تم سے سوالات کرنے ہیں، ان کے جواب دو، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا وقت مسکراہٹوں میں ہی گزرے گا۔ بیٹھ جاؤ، ٹھاکر رنجیت کمار نے کہا۔ میں اور پدما بیٹھ گئے اور وہ بھی ہمارے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ رنجیت کمار کی ساتھی لڑکی بیزار بیزار سی نظر آ رہی تھی اور ویسے وہ بھی حیرت انگیز طور پر پدما کی ہم شکل تھی۔ ٹھاکر چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، میں تو یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ میں ٹھاکر رنجیت کمار ہوں اور کماری پدما مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ یہ لڑکی جو میرے ساتھ ہے اس کا اصل نام سونیا ہے اور یہ میری دوست ہے، بلکہ میں انتہائی مہارت سے اس کا بھیس بدلا ہے۔ اور تم یہ بتاؤ کہ تمہارے چہرے پر بھی میک اپ ہے؟ نہیں، یہ میری اصل شکل ہے۔ اور تمہارا نام؟ بتا چکا ہوں، سندر لال کپور۔ میرے اتنے ہم شکل کیوں ہیں؟ یہ نہیں معلوم، میں نے بے اختیار مسکرا کر کہا۔ دیکھو دوست، بہتر یہ ہے کہ ہم دوستانہ ماحول ہی میں گفتگو کریں۔ کماری پدما، مجھے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے، آپ یورپ سے کب پہنچی؟ میں تمہارے کسی کا سوال کا جواب دینا پسند نہیں کرتی ٹھاکر، تم دھوکے باز ہو، مکار ہو۔ گڈ، میں یہ تمام باتیں تسلیم کرتا ہوں مہارانی جی، مگر آپ کو چند باتیں تو بتانا ہی ہوں گی۔ یہ بتائیے کہ کس منصوبے کے تحت آپ اس شکل کو میرا ہم شکل بنا کر یہاں لائی ہیں؟ میں نے کہہ دیا کہ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ میں آپ کو مجبور کرنے کی جرات میں نہیں کر سکتا، جو کام میں کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا۔ ایک بات آپ کان کھول کر سن لیجئے، ہریش چندر آپ کو زندگی دینے کے لیے نہیں بلکہ موت دینے کے لیے گرفتار کر کے لایا ہے۔ جلد یا دیر وہ بالآخر ہم سب کو مار لے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس وقت تک ایک دوسرے سے تعاون کریں جب تک ہریش چندر کی قید میں ہیں؟ پدما کی بجائے میں نے جواب دیا، میں تمہاری اس تجویز سے متفق ہوں، بہتر ہے کہ دوستانہ ماحول میں بات کریں۔ تم مجھے صورت ہی سے سلیقے کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ کماری پدما کا معاملہ دوسرا ہے اور ان کے اور میرے درمیان ایک ایسا چکر چل گیا تھا جس میں قصور میرا تھا نہ ان کا۔ کچھ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے انہیں یہ احساس ہوا کہ میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ پدما نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا اور میں نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر بولا، تم کب گرفتار ہوئے؟ بھائی، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ سونیا کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ ہماری دوست ہے اور مجھ سے پریم کرتی ہے۔ ہم دونوں ساتھی جیون گزارنے کا وعدہ کر چکے ہیں، لیکن میں ابھی زندگی کے اس مسئلے سے گزر رہا ہوں جس کی تکمیل کے بعد کچھ کر سکتا ہوں۔ کوئی 1.5 مہینہ پہلے ہریش چندر نے مجھے گرفتار کیا تھا اور میں اسی قید خانے میں اس کا قیدی تھا۔ 3-4 دن پہلے میں نے ایک ترکیب لڑائی اور اس کے چنگل سے نکل بھاگا۔ یہاں سے زیادہ دور نکلنے کے بعد موقع نہیں مل سکا اور ہم لوگ گولا پور کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے کہ کم وقت کے آدمی ہم تک پہنچ گئے اور ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ اگر مجھے ایک اور بھی مل جاتا اور ہریش چندر کے فرشتے بھی مجھے تلاش نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں سمجھ گیا ہوں کہ میری یہ گرفتاری میرے لیے بڑی کارآمد ہے، کیونکہ میری ملاقات کماری پدما سے ہو گئی اور زخموں کے یہ نشانات انہی کم وقتوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کچھ معلومات حاصل کر رہے تھے مجھ سے۔ کیا معلومات؟ کماری پدما، آپ بالکل خاموش ہیں کہ آپ نے رنجیت کمار کو ساری صورتحال نہیں بتائی۔ ٹھاکر، میں تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، تم دغا باز، دھوکے باز اور کمینے انسان ہو۔ کماری جی جو کچھ بھی کہہ لیں میں سننے کو تیار ہوں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اگر جنم کنڈلی لے کر وہاں سے فرار نہ ہو جاتا تو مجھے اور آپ کو قتل کر دیا جاتا۔ ہم پرائے دیش میں تھے اور میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، مجبوراً مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اور آپ یقین کریں کہ اس جنم کنڈلی ہی کی وجہ سے آپ ابھی تک زندہ ہیں، اور اگر وہ جنم کنڈلی انگریزوں کے ہاتھ لگ جاتی تو آپ کی ضرورت انہیں باقی نہ رہتی۔ ایک طرح سے آپ سے برائی موڑ لے کر آپ کا جیون بچایا ہے۔ تم اتنے دغا باز ہو کہ میں تمہاری کسی بات پر کا یقین نہیں کر سکتی۔ آنے والا سمے آپ کو اس بات کا پورا یقین دلائے گا۔ ویسے سندر لال کپور، میں آپ سے ایک بات کہوں، ہریش چندر بڑا ہی کینہ پرور انسان ہے اور یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ یا کماری پدما نہیں جانتے۔ ہم اس کے قیدی رہے تو یوں سمجھ لیں کہ نہ تو ہم زندہ رہیں گے نہ کماری پدما اپنا مقصد پا سکیں گی۔ تم مجھے ساری تفصیلات بتاؤ تو میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی طویل ہے؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اب چونکہ کماری پدما اس کے ہاتھ لگ گئی ہیں، اس لیے وہ ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم یہاں سے کیسے نکل بھاگے تھے؟ میں نے ایک آدمی کو پھانس لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے اس فرار کے سلسلے میں اس کا نام کبھی نہیں آیا ہوگا۔
البتہ اب یہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں یہاں سے کیسے بھاگا، اور میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا اور یہ کوشش کروں گا کہ دوبارہ اسے اپنے لیے تیار کر لوں۔ اس بار ہم ذرا مختلف انداز میں کام کریں گے۔ آپ سے ایک بات میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے اگر میری بات نہ مانی اور یہاں رکے رہنے پر ضد کی تو نہ صرف آپ دشمن بنیں گے بلکہ کماری پدما کے بھی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے تعاون کریں اور یہاں سے فرار ہو جائیں۔ میں نے پدما کی طرف دیکھا، وہ سپاٹ نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی، گویا اس نے فیصلہ مجھ پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ رنجیت کمار کی بات میری سمجھ میں تو نہیں آئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہو سچ ہو۔ ہریش چندر اگر ہماری جان کا دشمن ہے تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ بہرطور میں نے اس سلسلے میں پدما سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ٹھاکر سے کہا، میں پدما کی مرضی کے بغیر کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ تم وہ گوشہ اپنا لو اور اس گوشے میں ہمیں یہیں رہنے دو۔ ہم لوگ آپس میں صلاح مشورہ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کر سکیں گے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، ٹھاکر نے جواب دیا، اور میں پدما کے ساتھ تہہ خانے کے دوسرے گوشے میں چلا گیا۔ پدما دیوار سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہو گئی اور میں اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ اصل ٹھاکر رنجیت کمار پدما کی ہمشکل لڑکی سونیا کے ساتھ دوسرے گوشے میں بیٹھا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا خیال ہے، کیا کہتی ہو تم اس شرط کے بارے میں نے پدما سے پوچھا۔ میرا تو دماغ معاف ہو گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ اگر ہریش چندر ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پدما ہمارے پاس بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ہریش چندر سے بات کر کے یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ واقعی معاملہ بے حد الجھا ہوا ہے۔ بہرطور دیکھ لیتے ہیں ابھی جلدی کیا ہے، جیسی بھی صورتحال ہوئی اس کے مطابق کریں گے۔ میں نے ٹھاکر کو اس وقت کچھ نہیں بتایا اور وہ بھی غالباً سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ پدما میرے قریب ہی دراز ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ البتہ میں جاگ رہا تھا اور دل ہی دل میں رامیز کو کوس رہا تھا۔ میں نے اسے بارہا پکارا لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں نہ گونجی۔ اس وقت مجھے اس کی شدید ضرورت تھی تاکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم کوئی صحیح فیصلہ ہی اس کے مشورے سے کر سکوں۔ صبح سویرا ہم جاگے تو ہمارے بدن بھوک سے نڈال تھے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ مہربانی کی گئی۔ صبح کا ناشتہ بہت شاندار تھا، تمام کسر پوری کر دی گئی تھی۔ ہم چاروں ہی آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ٹھاکر ناشتے کے بعد بولا، کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا تم نے۔ کماری پدما کا کہنا ہے کہ وہ تم پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا تو جو کچھ ہوگا، لیکن میں ایک بات صاف کہہ دیتا ہوں کہ اگر میری ملاقات ہریش چندر سے ہوئی تو میں صاف کہہ دوں گا کہ یہ کماری پدما ہے۔ سونیا کی اصل شکل انہیں دکھا دوں گا تو صورتحال واضح ہو جائے گی اور تم مجھے اس سے نہیں روک سکتے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ بہت سے سپاہی اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے ہم سے چلنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر کل والے کمرے میں موجود تھے۔ دیوان ہریش ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور پھر رنجیت کمار کی طرف رخ کر کے بولا، ٹھاکر یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ اصل ٹھاکر رنجیت کمار تم ہو، لیکن ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا باقی ہے۔ ان میں سے اصل کماری پدما کون ہے؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اصل ٹھاکر میں ہوں؟ بڑی معمولی بات ہے کہ تمہارے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں جو ہمارے لگائے ہوئے ہیں، اور اس آدمی کے بدن یا چہرے پر ایک بھی زخم نہیں۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ رنجیت کمار دانت پیس کر خاموش ہو گیا۔ تب ہریش چندر نے پدما اور سونیا کو اپنے سامنے بلایا اور پھر آہستہ سے بولا، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ مجھے خود ہی بتا دو کہ اصل کماری پدما کون ہے تاکہ میں کام کی بات کر سکوں۔ پدما نے کہا کہ اصل پدما میں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سونیا بول پڑی، نہیں یہ جھوٹ کہتی ہے، اصل پدما میں ہوں۔ ٹھاکر رنجیت کمار کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، حالانکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اصل کماری پدما کا حوالہ دے دے گا، لیکن اس وقت اس کے ساتھی سونیا نے اس کی یہ بات غلط ثابت کر دی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یہ بتاتی تھی کہ یہ تمام منصوبہ اسی کا ہے۔ دیکھو تم دونوں سن لو کہ تم میں سے جو کماری پدما ہے اس کی زندگی ممکن نہیں۔ اگر میں چاہوں تو تم دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دوں۔ اگر یہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم میں سے اصل کون ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم سے کام کی بات کر کے تمہاری زندگی بخش دوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم دونوں آپس میں فیصلہ کر لو اور مجھے صورتحال سے آگاہ کر دو۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ اصل پدما میں ہوں، سونیا نے کہا۔ نہیں، اصل پدما میں ہوں، سونیا کے بعد پدما نے کہا، اور ہریش چندر پریشان نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تم سے سودے بازی کر لی جائے اور تمہارا کام بھی بن جائے، لیکن تم دونوں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو تو پھر میرا کیا دوش؟ جاؤ انہیں لے جاؤ اور بند کر دو، شام کو ہم ان کا فیصلہ کریں گے۔
हमें दोबारा उसी कैद खाने में पहुंचा दिया गया। माहौल में घुटन सी थी। पद्मा निढाल होकर मेरे करीब बैठ गई थी। ये तो वाकई ज़िंदगी का अजाब हो गया। पता नहीं तकदीर में क्या लिखा है। हरीश चंद्र से मुलाकात के सिलसिले में ये सोचा था कि शायद उसके कब्जे में जाने से कोई काम की बात मालूम हो सके, लेकिन उसकी ज़ुबान कुछ और ही है। क्या हमने यहाँ आकर गलती की है मंसूर? समझ में नहीं आता पद्मा। इतना फासला तय करने के बाद हम यहाँ पहुँचे। ख्याल यही था कि हरीश चंद्र ने पद्मा के असूल के लिए वसंत सिंह को जितनी बड़ी रकम की पेशकश की थी, उसके बाद हमारी दस्तयाबी उसके लिए बड़ी अहम साबित होगी। लेकिन यूँ लगता है कि रंजीत कुमार ने यहाँ आकर सारा खेल खराब कर दिया। वैसे ये भी सोचना है कि रंजीत कुमार उस लड़की को पद्मा बनाकर यहाँ क्यों लाया है। वो बहुत गहरा आदमी है और मैं खुद उसे धोखा खा चुकी हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि वो मेरी जन्म कुंडली लेकर फरार हो गया था और उसके बाद मुझे इसका पता नहीं चल सका। और जबकि उससे पहले ना जाने उसने मुझे कैसी कैसी बातें कही थी। बेचारा बैल करोसा और उसकी बहन भी इसी चक्कर में मारी गई थी। खैर, पुरानी बातें दोहराने से कुछ नहीं हासिल होगा। सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या किया जाए।